हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट कर रहे हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पेपर हम करेंगे दैट इज ऑफ 2023। ठीक है, ये पेपर हम करेंगे। इसमें ऑलरेडी आंसर्स मार्क है, कुछ सही कुछ गलत, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे भेजा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम हर क्लास के अंदर 10-15 क्वेश्चंस करते रहेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 2023 से लेके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनको करेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ वीडियोस हैं, बट आप उनको बेशक से अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम दोबारा से सारे प्रीवियस ईयर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और इनके अंदर पूछा गया है कि जो 4 स्टेटमेंट गिवन है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जब भी क्वेश्चन करेक्ट या इनकरेक्ट से आए तो सबसे पहले अगर इनकरेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन होती है, तो हमेशा उसको आप हाईलाइट कर ले। ऑलरेडी ये हाईलाइटेड है, बोल्ड लेटर्स में है, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको हाईलाइट कर ले ताकि आप गलत आंसर को मार्क ना करें। नाउ अब हम चारों स्टेटमेंट गिवन है, इनको पढ़ते हैं। देखो, फिलैरियल वर्म इज अ ड्रेडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। यहाँ पे बोला गया है जो आपका फिलैरियल वर्म होता है। अब ये फिलैरियल वर्म आपका क्या होता है, ये आपका एक राउंड वर्म होता है। हमें पता है जो हमारे एस्किलमैंथीज होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस, फ्लैट वर्म के बाद जो इवोल्यूट हुए थे वो हमारे राउंड वर्म्स थे। ये हमारे क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं जो हम मतलब होस्ट के अंदर क्या करते हैं, डिजीज पोज करते हैं। ये एनएरोबिक कंडीशन यानी जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे भी ये रहते हैं। तो ये जो फिलैरियल वर्म है ये कौन सी डिजीज करता है, ये आपकी डिजीज करता है फिलैरियसिस एलिफेंटियासिस। सुना हो ना, एलिफेंटियासिस, जिसके अंदर फिलारियसिस में स्वेलिंग होती है। ठीक है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है, जैसे लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी। एलिफेंटियासिस में आपकी क्या होती है, लोअर वाला पार्ट है वो भी स्वेल हो जाता है। तो इस तरीके की डिजीज होती है। तो फिलारियल वर्म एक ड्रेडेड पैरासाइट तो है, हमने पढ़ लिया ये पैरासाइट है और एक राउंड वर्म है। ठीक है, और ड्रेडेड पैरासाइट है और ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन ब्लड और लिम्फ को इन्फेक्ट करता है। ये लिम्फ जो होती हैं इन्हीं के अंदर स्वेलिंग होती है, जिससे क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग होती है, एडिमा जिसको बोलते हैं, तभी ये डिजीज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट है वो तो हमारा यहाँ पे कट हो जाएंगे। नाउ दो ऑप्शन बचे हैं जिसके अंदर देखो 4 दोनों में है, तो 4 तो आपको मतलब इनकरेक्ट ही है, क्योंकि बेड बग्स ट्रांसमिट प्लेग क्या होती है, रेट से होती है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये आपकी हाउस फ्लाई से होती है, ना कि बेड बग से। ठीक है, आपकी उससे नहीं होती है, बेड बग से, हाउस फ्लाई से होती है। तो 4th तो हमें पता चल गया ये इनकरेक्ट है। अब सेकंड और थर्ड में आपको चूज करना है कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सिस्टरस डेवलप्स इन अडल्ट टेपवर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने सिस्टरकस जो है ये क्या होता है, एक आपका लार्वल फॉर्म है, किसके अंदर होती है, टेपवर्म। और टेपवर्म क्या है, आपका एक प्लेटीहेलमिन्थीस है। तो ये डेवलप होती है आपकी किसमें, अडल्ट टेपवर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। किस तरीके से इनकरेक्ट है, देखो ये जो आपके होते हैं टेपवर्म, ये क्या करते हैं, आपके एग रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में। सपोज आपके प्राइमरी होस्ट ने क्या किया, एग को इंसर्ट कर लिया, जैसे पिग हो गया, शीप हो गया, इसने एग को इंसर्ट कर लिया। अब ये जैसे ही एग इंसर्ट कर लेता है तो वो लार्वल फॉर्म दे देता है ओंकोस्फियर। ठीक है, और ये ओंकोस्फियर आपकी चेंज हो जाती है सिस्टर सर्की, और ये वाली लार्वल फॉर्म आपकी डॉर्मेंट रहती है जब तक इसको अपना ह्यूमन होस्ट नहीं मिलता। तो सेकेंडरी होस्ट जो होता है उसके अंदर ये अडल्ट टेप फॉर्म में डेवलप नहीं होता। तो सेकेंड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ से हमारा आंसर मिल चुका है कि सेकेंड और फोर्थ आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। देखो फिर भी लेकिन थर्ड स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। देखो, स्पोरोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट
मैन थ्रू लिवर सेल्स फर्स्ट। स्पोरोजाइट हमें पता है जब हमें मलेरिया होता है तो आपका क्या होता है, जब मच्छर काटेगा, ठीक है, मलेरिया के केस में, तो कौन सा आपका वेक्टर हो गया, मॉस्किटो एडीज एजिप्टी, और कौन सा आपका यहाँ पे वो प्रोटोजोआ होता है जो कोज करता है मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम क्या होता है हमारी बॉडी में, किस उसमें स्टेज में एंटर करता है, स्पोरोजाइट्स में। ठीक है, और ये स्पोरोजाइट्स हमारे अंदर लिवर को इन्फेक्ट करती हैं, लिवर सेल को। लिवर सेल्स हमारे क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स। अब यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर ये जब लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे तो लिवर के अंदर से ये ब्रस्ट होंगे, बाहर निकलेंगे और आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। वहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगेन जब मच्छर काटेगा तो मच्छर के अंदर फिर से गैमेटोफाइट्स जाएंगे और फिर मच्छर के गट में ये दोबारा से आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फिर से मच्छर आपके स्पोरोजाइट्स रिलीज कर देगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर आप देखोगे जो आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है चैप्टर, वो यूनिट, उसके अंदर जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है उसमें पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल गिवन है। ठीक है, वहां से ये पॉइंट लिया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन देखें तो स्पेसिफिक किसी चैप्टर से नहीं है, वैसे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से आपका ये भी फिलारियसिस, क्योंकि वहां पे डिजीज गिवन है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपका इकोलॉजी में भी एक लाइन इसकी गिवन है, एनिमल किंगडम से भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा, अगर आपने सारा सिलेबस कर रखा है तो ही आप डुएबल है, या फिर आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज है तो। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और ये पूछा गया है कि नर्व सेल बॉडी के कौन से इनमें से पार्ट नहीं है। तो नर्व सेल बॉडी आगे वाला पार्ट होता है, पीछे आपका क्या होता है, एक्सोन वाला पार्ट होता है। तो नर्व सेल बॉडी किस तरीके से आपकी दिखती है, देखो इस तरीके से ये वाली सेल बॉडी है, आगे एक्सोन होती है, ये डेंड्राइट्स यहाँ पे होते हैं और इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो आपके नीजल बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट है, बट सेंट्रियोल आपका सेल बॉडी के अंदर नहीं होता। बट यहाँ पे आपका क्या था, बच्चों ने वो लगाया था, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते तो हैं, क्या ऑब्जेक्शन लगाया था, हाँ बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया था माइलिन, क्योंकि माइलिन भी आपका नर्व फाइबर के अंदर होता है, क्योंकि ये वाला जो एक्सोन होगा इस पे आपके माइलिन शीट होती है। बट हम देखें तो सेल बॉडी तो ये होती है, तो सेल बॉडी में माइलिन नहीं होता, तो इन्होंने माइलिन को भी ठीक माना था। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो सेंट्रियोल आपका नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मेटल एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल इज। इकोलॉजी से ये आपका क्वेश्चन है, इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि मेटल जो है, कौन कौन से मेटल्स है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर यूज होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, आपकी जो आजकल जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। ये कन्वर्टर हैं, तो ये क्या करते हैं, जो आपकी हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट में रिलीज करनी थी उनको क्या करते हैं, ये थोड़ा सा कम पॉइजनस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे जैसे पॉइजनस गैस क्या होती है, कार्बन मोनोक्साइड होती है, तो उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है और ये आपकी CO2 में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि CO2 फिर प्लांट्स यूज कर लेंगे और वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर देती है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए बेनिफिशियल होते हैं। फिर जैसे हमारे होते हैं कार्बन मोनोक्साइड और हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी दोनों हार्मफुल होते हैं, इसको ये कन्वर्ट कर देता है हमारा CO2 प्लस हमारा नाइट्रोजन के अंदर, प्लस हमारा नाइट्रोजन के अंदर। तो इस तरीके से क्या करता है, ये जो हमारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो ये क्या करेगा, उनको कन्वर्ट करके लेस हार्मफुल गैसेस में प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन भी फिर फिक्स कर दी जाती है और फिर वो प्लांट्स यूज कर लेंगे। सिमिलरली CO2 भी प्लांट्स यूज कर लेते हैं, तो इस तरीके से लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगेन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन से मेटल्स हैं जिनको एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है। तो प्लेटिनियम यूज किया जाता है, पैलेडियम भी यूज किया जाता है एंड रोडियम भी यूज किया जाता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस आंसर। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ द स्प्लाइसोसोम।
आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शंस गिवन करके कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो स्प्लाइसोसोम का नहीं है। स्प्लाइसोसोम क्या होता है? आपका यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इसका फंक्शन क्या है हमें पता है। हमारे सेल, हमारी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं सेल्स। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आपका डीएनए से बनता है आरएनए। अब यहाँ पे ये जो आरएनए बनता है, ये आपका यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनेगा। बट स्टार्टिंग में ये जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ये इमेच्योर होता है। ठीक है, मैच्योर आरएनए नहीं होता, और इस इमेच्योर आरएनए को हम एचएनआरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए बोलते हैं। अब इसके अंदर जो ये स्प्लाइसोसोम है कुछ चेंजेस करता है, जिसकी वजह से फिर ये आपका जो आरएनए है ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, जो फर्दर आपका ट्रांसलेशन में जाता है। देखो ये आपका एचएनआरएनए था, इसमें आपके इंट्रॉन भी है और इसमें आपका एक्सोन पार्ट भी है। इंट्रॉन और एक्सोन दोनों होते हैं आपके एचएनआरएनए में। अब क्या होता है? इन इंट्रोन्स को रिमूव कर देता है। कौन रिमूव करता है? हमारा स्प्लाइसोसोम। और फिर क्या करेगा? सिर्फ एक्सोन को जोड़ देगा। इसके अंदर सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट होंगे, यानी सिर्फ कॉर्डिंग पार्ट प्रेजेंट होता है। इंट्रोन्स को हम रिमूव कर देते हैं, तो इस काम को कौन करता है? स्प्लाइसोसोम। तो प्री मैसेंजर आरएनए तो यहाँ पे है। ये जो एचएनआरएनए क्या है? प्री मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि अभी तो मैसेंजर आरएनए बना ही नहीं। अब जिसमें सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट है ये आपका मैसेंजर आरएनए बन गया। 5 टाइप्स ऑफ एसएनआरएनए भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नॉन एसएनआरपी स्प्लाइसिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट राइबोजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। तो दैट्स वाई 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को डीपली स्टडी करते हो मन लगा के, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये सिर्फ हवा बना रखा है कि आप पीजीटी एचटेट बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं एंड ईजिली आप 40 मिनिमम स्कोर कर सकते हो अगर आप एनसीईआरटी भी प्रॉपरली रीड करते हो तो। ठीक है, अगर आप फिर भी एनसीईआरटी रीड करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे भी करेंगे डेली, प्रीवियस ईयर के साथ प्रीवियस ईयर भी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जैसे ये कंप्लीट होते हैं। और हम प्रीवियस ईयर भी इस तरीके से करेंगे कि उसका पूरा मतलब कि किस तरीके से इसका बैकग्राउंड है, सिर्फ आंसर्स नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से फॉलो करो, प्लस एनसीईआरटी भी करो, जो खुद से पढ़ रहे हैं। और जो खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैच लेके ही पढ़ाई करनी है, आप सेल्फ स्टडी से भी प्रॉपरली कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। वाई डू कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रीसाइथिस जो फिशेस होती हैं वो स्विम करती हैं कॉन्टिन्यूसली? क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इनके अंदर, ताकि ये डूबे ना। लेकिन जो ओस्टियोसाइथिस होती हैं उनके अंदर आपके एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो उनको बार बार आपका मतलब तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि वो डूबेंगी नहीं। बट इनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, तो इनको इन फिशेस को कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबे ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो इजी क्वेश्चन है और आई थिंक एक बार ये 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन ऑफ दिस इज नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल क्या है? हमारा आइकोनिया क्रेस्पिस यानी वाटर हाइसिंथ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वीड है जो यूएस से आ गया, वीड के साथ दिखने में सुंदर था इसलिए इसको ले आए। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हमारा नेचुरल तो है नहीं कि यहीं पे ग्रो हुआ था, तो इसके ना प्रीडेटर्स भी नहीं है, नेचुरल प्रीडेटर्स। और ये ना इतनी मतलब बहुत ही तेजी से ग्रो करता है कि एकदम से मतलब पूरे उसमें पानी वानी में अगर थोड़ा सा इसका एक ग्रो हुआ, थोड़े दिन में ये पूरा भर जाएगा उस पानी के अंदर। इतनी स्पीडली ग्रो करता है कि प्रीडेटर इसको खत्म करने लगेगा उससे पहले ये 4 गुना ग्रो कर जाएगा। और फिर ये क्या करता है, पूरे पानी पे ग्रो हो जाएगा और फिर क्या करेगा, वहाँ के पानी की ऑक्सीजन भी ये यूज़ कर रहा है, तो नीचे के जो फिशेस वगैरह हैं या फिर पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती नहीं है, तो ये वहाँ पे एक एज अ वीड काम करता है। और ये बहुत ही हार्मफुल होता है, मतलब वैसे कोई टॉक्सिन रिलीज नहीं कर रहा, बट ये वीड इतना हार्मफुल है कि ये पूरा ग्रो करेगा और वहाँ पे मतलब जो एक्वाटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया था, दैट इज एकोनिया क्रेस्पिस। नाउ द क्वेश्चन इज
बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड ऑफ जीनोबायोटिक इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया। जो आपकी बायोडिग्रेडेशन होती है उसके लिए देखो, सूडोमोनास तो सबने पढ़ा है, इसकी एक स्पीसीज है सूडोमोनास डाइमिनोटा, दूसरा है आपका फ्लेवोबैक्टीरियम। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। Now the next question is which of these technique is used in DNA fingerprinting। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है और इनमें से पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक है जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जैसे फिंगरप्रिंटिंग हमारी फिंगरप्रिंटिंग हो गई, तो अब डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग क्या होगी, हम डीएनए को मैच करेंगे। सपोज ये किस केस में किया जाता है, सपोज कोई मर्डर केस हुआ तो वहाँ पे जो साइट थी वहाँ से कोई सैंपल मिल गया और हमारा कोई सस्पेक्ट है उसके साथ उसको मैच करते हैं। रेप केस हुआ, उस केस में सीमन मिला है, सीमन में डीएनए, तो उस केस में मतलब, या फिर फिंगर नेल्स वगैरह में अगर कोई भी डीएनए का सैंपल मिला है, हेयर में, स्किन में, मतलब कोई भी बॉडी का सेल है वहाँ से उसको सस्पेक्ट के साथ मैच करते हैं। कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट है कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, तो इस केस में भी किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये क्या होता है, जो 99% डीएनए है, ऑलमोस्ट 99.99% सबका डीएनए सेम होता है, सिर्फ 0.1% डीएनए सबका अलग होता है। ठीक है, और वो अलग क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, आपके वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट या फिर आपके सैटेलाइट डीएनए। तो रिपीटेड डीएनए होता है ना, ये डिफरेंट होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्हीं को आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, रिपीटेटिव डीएनए और पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए ये मेजर किए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, क्योंकि बाकी सारा डीएनए सबका सेम है, सिर्फ जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, रिपीटेटिव या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये डिफरेंट होते हैं। तो इन तीनों को ही हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर मेजर करते हैं। तो आपके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज correct, all options are correct. Now the next question is which one of the following is not a aromatic amino acid। aromatic जो आपके बेंजीन रिंग वाले होते हैं, 3 होते हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तो आपका वेलिन नहीं होता। वेलिन अगर आप याद हो तो कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं, जिसमें आपका गैग से गग हो जाता है, यानी ग्लूटामीन से आपका वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका क्या होता है, वेलिन होता है। बट ये आपका क्या होता है, ब्रांच नहीं होता है, सॉरी एरोमेटिक नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज ग्लोसोफेरेंजियल इन मैमल्स। अब हमें पता है हमारे अंदर कितनी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है। मेनली क्वेश्चन आपका 10th क्रेनियल नर्व से भी आता है, जो आपकी वेगस नर्व होती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्रेनियल नर्व है जो ग्लोसोफेरेंजियल होती है। ग्लोसोफेरेंजियल मतलब यहाँ पे जो आपका माउथ होता है, थ्रोट होता है, इनके अंदर सेंसरी मोटर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो आपकी 9th क्रेनियल नर्व होती है वो ग्लोसोफेरेंजियल होती है मैमल्स के अंदर। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, और अपना साथ में रिवीजन करते रहो। थैंक यू एवरीवन।